डीएनए मित्रों, दुनिया के कई देशों में 2026 की शुरुआत हो चुकी है और अब से सिर्फ 3 घंटे बाद आप भी नए साल में प्रवेश करेंगे। आप में से बहुत सारे मित्र 2026 का प्लान तैयार कर चुके होंगे, 2026 के कैलेंडर को देख चुके होंगे, लेकिन आज हम आपके लिए ग्लोबल कैलेंडर का विश्लेषण करेंगे, जिसमें भारत भी है और पाकिस्तान भी, तालिबान भी है और मुनीर भी, ट्रंप भी है और जिनपिंग से लेकर पुतिन भी। शुरुआत तालिबान के 2026 वाले कैलेंडर के साथ करते हैं। भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाले पाकिस्तान के लिए नया साल काल बनकर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पठान बागियों ने अपना न्यू ईयर प्लान तैयार कर लिया है। साल 2026 में टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने किस तरह शहबाज और मुनीर को दहलाने का प्लान बनाया है, यह आपको बेहद गौर से देखना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ हथियारबंद बगावत कर चुके इन पठानों ने तय किया है कि जनवरी के महीने से ये अपना प्रभाव का दायरा बढ़ाएंगे। अब तक टीटीपी के बागियों की मौजूदगी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा और उत्तरी बलूचिस्तान में थी, लेकिन अब बागियों ने तय किया है कि वो मध्य बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान तक अपना दबदबा कायम करेंगे। इन नए क्षेत्रों को पठानों की नई वलियत की पहचान दी जाएगी। अरबी भाषा में वलियत उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां किसी शख्स का शासन चल रहा हो और शासन करने वालों को वली कहा जाता है। इन नए क्षेत्रों के लिए बागियों ने नए वली भी बता दिए हैं। तहरीके तालिबान ने मादी असद और बिलाल गाजी जैसे वरिष्ठ कमांडरों को बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान का नया वली नियुक्त किया है। पठान बागियों का यह ऐलान सीधे तौर पर मुनीर और शहबाज के लिए चुनौती है, क्योंकि अपनी स्वतंत्र सत्ता चलाकर बागी न सिर्फ पाकिस्तान सरकार के प्रभाव को नाकाम कर देंगे, बल्कि मुनीर की फौजी ताकत को भी उसकी असली औकात का आईना दिखा देंगे। अगर किसी देश में बागी या अलगाववादी अपनी सरकार चलाने लगे तो उस देश की हालत क्या होगी, यह आप खुद समझ सकते हैं। पठान बागियों का यह प्लान सिर्फ नए क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। अब हम आपको पठान बागियों के न्यू ईयर कैलेंडर का अगला हिस्सा दिखाने जा रहे हैं। तहरीके तालिबान ने जो प्रेस रिलीज मीडिया के साथ साझा की है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि अब बागी अपने मिलिट्री जोन भी बनाएंगे। जैसे किसी फौज की छावनी होती है, उसी तर्ज पर टीटीपी ये नए मिलिट्री जोन बनाएगा। बागियों से मिली जानकारी के मुताबिक फरवरी और मार्च तक 2 मिलिट्री जोन तैयार किए जाएंगे। पहले को मध्य मिलिट्री जोन कहा जाएगा, तो खैबर पख्तूनवा में जो स्थित होगा, और दूसरे को दक्षिणी मिलिट्री जोन कहा जाएगा, जो बलूचिस्तान में स्थित होगा। यह किसी से छिपा नहीं है कि बलूचिस्तान में तहरीके तालिबान की मौजूदगी रही है। कुछ मौकों पर स्थानीय कमांडरों ने बलोच बागियों के साथ सहयोग भी किया है, लेकिन यह पहली बार है जब बलूचिस्तान में बड़ी सैन्य मौजूदगी का ऐलान किया गया है। इस दक्षिणी मिलिट्री जोन की कमान एहसुन्नुल्लाह इपी को दी गई है, जो मिर्जा अली खान वजीर यानी इपी के फकीर का पर पोता है। तहरीके तालिबान के इस बागी कैलेंडर का अगला हिस्सा देखने के पहले आपको यह जानना चाहिए कि मुनीर और शहबाज से बगावत में इपी के फकीर का नाम क्यों लाया गया। इपी का फकीर वो शख्स था जिसने ब्रिटिश राज के दौरान खैबर दर्रे में हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराना शुरू किया था। वो हिंदुओं के मोहल्लों पर हमला करता था, नाबालिग हिंदू लड़कियों को किडनैप करता था और उनकी वयस्क मुसलमानों से शादी करा देता था। इस अवैध धर्मांतरण को वो जिहाद कहता था। इस कथित फकीर को पकड़ने के लिए पहले ब्रिटिश सेना और फिर पाकिस्तानी सेना ने लाखों कोशिशें की, लेकिन वो कभी गिरफ्त में नहीं आया। टीटीपी चाहता है कि इपी के फकीर के कट्टरपंथ और पाकिस्तानी शासन के खिलाफ लड़ाई को पठानों के संघर्ष का प्रतीक बनाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा नौजवान उनके काडर में शामिल हो जाएं। अब तक पठान बागी सिर्फ पाकिस्तानी फौज पर हमले करते थे, लेकिन नए प्रशासनिक और सामरिक ढांचों का ऐलान करके उन्होंने बता दिया कि तहरीके तालिबान का मकसद पठान बहुल इलाकों से मुनीर की फौज को पूरी तरीके से खदेड़ना है। डीएनए मित्रों, तहरीके तालिबान के बागियों ने साल 2026 के लिए जो बारूदी कैलेंडर तैयार किया है, उसका अगला हिस्सा मुनीर और उसकी फौज को अंदर तक दहला देगा, क्योंकि अब पठान बागियों ने अपनी सामरिक क्षमता को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के ये बारूदी बागी क्या करने जा रहे हैं, ये आपको भी देखना और ध्यान से समझना चाहिए। टीटीपी ने जो न्यू ईयर कैलेंडर जारी किया है, उसमें बताया गया है कि मिलिट्री जोन की स्थापना के बाद, यानी तकरीबन अप्रैल और मई के महीने तक, ये गुट अपना इंटेलिजेंस
और काउंटर इंटेलिजेंस विंग तैयार कर लेगा। इसका सीधा मतलब होगा कि अब पाकिस्तानी फौज की मुखबरी के लिए सिर्फ स्थानीय आबादी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि सिग्नल और नई तकनीक के सहारे भी पाकिस्तानी फौज की जानकारी हासिल की जाएगी। अगर टीटीपी ने यह मुकाम हासिल कर लिया तो यकीनन पाकिस्तानी फौज पर होने वाले हमलों की तादाद बढ़ जाएगी। इसके साथ ही साथ टीटीपी ने पाकिस्तान के बाहर भी अपने ट्रेनिंग कैंप खोलने का दावा किया है। डीएनए मित्रों, इस ऐलान को देखकर लगता है कि पठान बागी अब हिजबुल्लाह की वॉर डॉक्ट्रिन पर चलने लगे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हथियारबंद गुट कहे जाने वाले हिजबुल्लाह के पास न सिर्फ अपनी लंबी चौड़ी फौज है, बल्कि उसके पास अपनी इंटेलिजेंस विंग भी है। इसी क्षमता के बलबूते ये गुट सालों तक इजराइल के लिए चुनौती बना रहा। वहां इजराइल था, लेकिन यहां कमजोर पाकिस्तान है। अगर टीटीपी ने अपनी सामरिक क्षमता को हिजबुल्लाह के स्तर तक पहुंचा दिया तो मुनीर के लिए इस बगावत को कुचल पाना तो दूर, पाकिस्तानी फौज को बागियों से बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। डीएनए मित्रों, सिर्फ हिजबुल्लाह से ही नहीं, पठान बागियों ने मुनीर की टेरर बुक से भी एक पैंतरा अपना लिया है। साल 2026 में ये बागी तहरीके तालिबान के झंडे तले नहीं लड़ेंगे। टीटीपी ने फैसला किया है कि वो 3 नए गुटों में खुद को विभाजित करेगा, ताकि उनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाना मुश्किल हो जाए। जिस तरह मुनीर के प्यादे हाफिज ने पहले कश्मीर में टीआरएफ और फिर फाल्कन स्क्वाड जैसे शैडो गुट बनाए थे, उसी रणनीति का इस्तेमाल पठान बागी भी साल 2026 में करने जा रहे हैं। तालिबान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है और पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भारत के लिए बड़ा खतरा, और खतरे से पार पाने के लिए खतरे को जानना जरूरी है। इसलिए अब हम मुनीर के 2026 वाले कैलेंडर को डिकोड करेंगे और बताएंगे कि 2026 में मुनीर पाकिस्तान में क्या क्या करने वाला है। सबसे पहले हम आपको नए साल में मुनीर का पहला 90 दिन का कैलेंडर बताते हैं। जनवरी 2026 में मुनीर पाकिस्तान पर संपूर्ण कब्जा करने का प्लान बना रहा है। आसिम मुनीर पाकिस्तान में कैसे अपने शत्रुओं का सर्वनाश करने की प्लानिंग कर रहा है, हम आपको विस्तार से अब बताएंगे। फरवरी 2026 में मुनीर बांग्लादेश पर वैचारिक कब्जा करने का प्लान बना रहा है। फरवरी के महीने में ही बांग्लादेश में चुनाव होने हैं। बांग्लादेश पर वैचारिक कब्जे का मुनीर का प्लान क्या है, अब हम इसको डिकोड करेंगे। मार्च 2026 में मुनीर इस्लामिक देशों का सैन्य खलीफा बनने की राह पर आगे बढ़ेगा। कैसे मुनीर अपने इस्लामिक नेटो के प्लान को आगे बढ़ाएगा, विस्तार से अब हम आपको इसकी जानकारी देंगे। 2026 में मुनीर के कैलेंडर में सबसे पहला नोट है पाकिस्तान पर संपूर्ण कब्जा। अब भी पाकिस्तान पर मुनीर का ही कब्जा है, लेकिन मुनीर पाकिस्तान का नया जियाउल हक बनना चाहता है। मुनीर की इस चाहत में सबसे बड़ी बाधा है इमरान खान। जनवरी 2026 में मुनीर सबसे पहले अपने ख्वाब में खलल डाल रहे इमरान खान को रास्ते से हटाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए 2025 के आखिरी दिन मुनीर ने बड़ा कदम उठाया। इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल के बाहर धरना दे रही उनकी बहन अलीमा खान को गिरफ्तार कर लिया गया। समझिए, अलीमा की गिरफ्तारी से इमरान के समर्थन में उठने वाली आवाज खामोश हो जाएगी। वहीं इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 20 दिसंबर 2025 को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में 17 साल की सजा सुनाई गई। यानी मुनीर अपने सबसे बड़े विरोधी इमरान को जेल में ही रखने का बंदोबस्त कर चुका है। खैबर पख्तूनवा में इमरान की पार्टी के सीएम सोहेल अफरीदी को भी पद से हटाने की अब तैयारी की जा रही है। सोहेल अफरीदी के पद से हटते ही इमरान की पार्टी सत्ता से पूरी तरीके से बाहर हो जाएगी और वो कमजोर हो जाएंगे। यानी जनवरी 2026 में मुनीर इमरान की पार्टी को पूरी तरह खामोश कर देगा। उसके बाद शहबाज और जरदारी को किनारे कर मुनीर पाकिस्तान पर संपूर्ण कब्जा कर लेगा। जनवरी 2026 में पाकिस्तान पर कब्जे के बाद फरवरी 2026 में मुनीर ने बांग्लादेश पर वैचारिक कब्जे का प्लान बनाया है। समझिए, मुनीर बांग्लादेश पर सीधे कब्जा नहीं करेगा, वो बांग्लादेश में अपनी कठपुतली सरकार बनवाना चाहता है। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को चुनाव होने हैं। चुनाव में मुनीर अपने वैचारिक गुलाम यानी जमाते इस्लामी के चुनाव जिताने की साजिशें रच रहा है। इसके लिए मुनीर ने पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई को पहले से ही काम पर लगा दिया है। हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में जैसा बवाल हुआ है, उसके पीछे पाकिस्तान की साजिश है, ये सभी जानते हैं। फरवरी 2026 में बांग्लादेश पर वैचारिक कब्जे के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मुनीर ने पाकिस्तान के प्रोपोगेंडा मंत्री इशाक डार को हाल ही में बांग्लादेश भेजा था। इशाक डार ने बांग्लादेश में जमाते इस्लामी और छात्रों की पार्टी एनसीपी के नेताओं से मुलाकात की।
मुनीर के इशारे पर ही बांग्लादेश में जमाते इस्लामी और एनसीपी के बीच चुनावी गठबंधन हुआ है। मुनीर ने बांग्लादेश को नए निवेश और ज्वाइंट वेंचर का झांसा देकर जमात की पॉलिटिकल ताकत को मजबूत करने की साजिश की है। मुनीर के इशारे पर पाकिस्तान ने इसी हफ्ते बांग्लादेश से कराची चटगांव शिपिंग रूट और ढाका कराची डायरेक्ट फ्लाइट का समझौता भी किया है। मुनीर ने अपनी आतंकी फौज के बड़े अफसरों को बांग्लादेश भेजा है और बांग्लादेश के साथ सैन्य समझौते का भी एक रास्ता बनाया है। मुनीर यह दिखा रहा है कि अभी तो बांग्लादेश के साथ संबंधों की शुरुआत हुई है, चुनाव के बाद वो बांग्लादेश को कई सौगात भी देगा। समझिए, मुनीर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को झांसा दे रहा है कि वो जमात को वोट करेंगे तो पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मजबूती से खड़ा दिखाई देगा। यह फरवरी 2026 में बांग्लादेश पर वैचारिक कब्जे का मुनीर का प्लान है। मुनीर पाकिस्तान के वैचारिक गुलाम जमाते इस्लामी और भारत विरोधी बांग्लादेशी छात्र नेताओं की पार्टी के जरिए ढाका की गद्दी पर अपना कब्जा चाहता है। डीएनए मित्रों, मुनीर को पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर भी कहा जाता है। उसकी कट्टरपंथी सोच को दुनिया कई बार देख चुकी है। मार्च 2026 में मुनीर अपनी इसी कट्टरपंथी सोच के वैश्विक विस्तार के प्लान को आगे बढ़ाएगा। मुनीर की महत्वाकांक्षा इस्लामिक मुल्कों का सैन्य खलीफा बनने की है। मुनीर ने 2026 का जो कैलेंडर तैयार किया है, उसमें मार्च का महीना अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए दिया है। इस्लामिक मुल्कों का सैन्य खलीफा बनने के लिए ही मुनीर ने सितंबर 2025 में सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस समझौता किया। इस समझौते को इस्लामिक नाटो का न्यूक्लियस माना जाता है। मुनीर मार्च 2026 में अपने इस्लामिक नाटो में तुर्की, जॉर्डन, मिस्र, कतर, लीबिया, बहरीन, यूएई और कुवैत जैसे देशों को शामिल करने की कोशिश करेगा। मुस्लिम देशों का सैन्य खलीफा बनने के लिए मुनीर ने खलीफा बनने का सपना देखने वाले एर्दोआन से भी हाथ मिला लिया है। मुनीर तुर्की के साथ मिलकर हथियार बनाने की अब तैयारी कर रहा है। इसी महीने लीबिया दौरे पर गए मुनीर ने कुरान की आयतों का हवाला देकर मुस्लिम राष्ट्रों से एकजुट होने और माइट इज राइट वाली दुनिया में अपनी ताकत दिखाने की बात कही। 2026 में मुनीर अपनी इसी लाइन को अब आगे बढ़ाएगा। डीएनए मित्रों, इस्लामिक देशों का सैन्य खलीफा बनने के लिए मुनीर पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को बार बार यह बताता रहा है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम इस्लामिक वर्ल्ड का है। इस्लामिक देशों का सैन्य खलीफा बनने के पहले ही मुनीर ने सऊदी अरब और तुर्की से हाथ मिला लिया है। 2026 में मुनीर किसी भी सूरत में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटने के बाद मुनीर पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना है। 2026 में मुनीर पाकिस्तान को भारत के खिलाफ युद्ध में झोंक सकता है। समझिए, अगर पाकिस्तान भारत से युद्ध लड़ता है तो उसकी हार तय है। ऐसे में राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी और आक्रोश का फायदा मुनीर को मिलेगा और आसानी से पाकिस्तान पर संपूर्ण उसका कब्जा हो जाएगा। डीएनए मित्रों, मुनीर का न्यू ईयर कैलेंडर आपने देखा। अब हम आपके सामने उस शख्स के न्यू ईयर कैलेंडर का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसके दरबार में मुनीर हुक्म बजाता है। यह शख्स है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिनकी सरकार ने अचानक एक ऐसा बयान दिया है जिसे हजम कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जिनपिंग के प्लान को समझने के लिए आपको सबसे पहले चीन से आया यह बयान बेहद गौर से देखना चाहिए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा, हमने शांति स्थापित करने के लिए बहुत प्रयास किए ताकि अस्थिरता या युद्ध को पूरी तरह खत्म किया जा सके। विवादित मुद्दों के समाधान के लिए हमने उत्तरी म्यांमार से लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर भी मध्यस्थता की है। शांति की स्थापना ही हमारा मकसद है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रंप की तरह ही इस बयान को भी सिरे से नकार दिया। लेकिन यहां सवाल उठता है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिनपिंग सरकार ने ऐसा बयान क्यों दिया? जिस पाकिस्तान को चीन ने हथियार दिए थे वो अब युद्ध विराम कराने का दावा कर रहा है। इन सवालों का एक ही जवाब नजर आता है, जिनपिंग का मकसद ट्रंप से सीज फायर का क्रेडिट छीनना है। लेकिन क्यों? आखिर ट्रंप के खिलाफ जिनपिंग इस हद तक आक्रामक क्यों हो गए? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको जिनपिंग के प्लान 2026 का एक हिस्सा ध्यान से देखना और समझना चाहिए। दरअसल जिनपिंग का मकसद चीन को एक ग्लोबल फोर्स यानी ऐसी ताकत के रूप में पेश करना है जो अपनी धरती के बाहर भी कठिन मुद्दों को हल करने का मादा रखती है। यानी जिनपिंग अब अमेरिका से दुनिया के फैसले कराने का हक छीनना चाहते हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जनवरी और फरवरी 2026 में जिनपिंग कूटनीतिक लामबंदी करने जा रहे हैं।
जिनपिंग का पहला बड़ा संवाद एपेक देशों से है, जिनके जरिए वो दुनिया से लेकर एशिया से लेकर अमेरिका और इंडो पैसिफिक तक अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेंगे। एपेक के ठीक बाद जिनपिंग ब्रिक्स की समिट में भी हिस्सा लेंगे, ताकि वो खुद को ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधि के तौर पर पेश कर सके। डीएनए मित्रों, पहले ट्रंप के सीजफायर कराने के क्रेडिट को लेकर अपना दावा पेश करना और उसके बाद ट्रंप विरोधी गुट की लामबंदी, साफ नजर आता है कि जिनपिंग का मकसद खासकर एशिया में अमेरिकी दखल या दबदबे को खत्म या फिर काफी हद तक कम करना है, ताकि एशिया में चीन का आर्थिक और सामरिक प्रभुत्व कायम हो सके। जिस सामरिक दबदबे पर जिनपिंग की नजर है, उसकी तरफ वो मार्च के महीने में पहला कदम बढ़ाएंगे। मार्च के महीने में जिनपिंग की अध्यक्षता में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपना 5 साल का मिलिट्री प्लान पेश करेगी। मार्च में प्लान सामने आने के बाद जिनपिंग का मकसद तेजी से चीन की फौज का आधुनिकीकरण करना है, जिसके लिए जिनपिंग चीन की सभी सेनाओं के कमांडर्स की एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। चीन की मीडिया के मुताबिक जिनपिंग का बड़ा फोकस ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वेपन सिस्टम पर होगा, ताकि आधुनिक युद्ध के क्षेत्र में चीन आगे बढ़ सके। डीएनए मित्रों, चीन के सामरिक विशेषज्ञों का दावा है कि जिनपिंग का टारगेट साल 2026 में ही सारी सैन्य तैयारी पूरी करना है। तेज रफ्तार से काम करने की वजह है वो सामरिक लक्ष्य जिन पर चीन की नजर है। चीन ने पूरे साल का मिलिट्री कैलेंडर तैयार कर लिया है, जिसका अंतिम चरण अगस्त में शुरू हो जाएगा। अगस्त के महीने में चीन सबसे पहले अपने विशाल विमान वाहक जहाज फुजियान को सक्रिय सेवा में तैनात कर देगा। फुजियान को दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत भी कहा जाता है। इसके साथ साथ चीन की फौज कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन आधारित युद्धाभ्यास भी शुरू करेगी। सैन्य भाषा में कोल्ड स्टार्ट का मतलब होता है दुश्मन पर अचानक हमला करके उसकी सामरिक क्षमता को कमजोर कर देना और फिर दुश्मन के क्षेत्र पर कब्जा करना। इस वक्त जिनपिंग के विस्तारवाद का एक ही टारगेट है। यह टारगेट है ताइवान, जिसके इर्द गिर्द चीन की फौज लंबे समय से मंडरा रही है। जिनपिंग को पता है किसी हमले की सूरत में ताइवान को सबसे पहले और सबसे बड़ी मदद अमेरिका से ही मिलेगी। इसी वजह से वो ट्रंप को कूटनीतिक और सामरिक चुनौती देने के लिए कमर कस रहे हैं। डीएनए मित्रों, जिनपिंग के 2026 वाले कैलेंडर में भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा भी है और ट्रंप के खिलाफ आक्रामक रवैया भी है। नए साल पर चीन अमेरिका के खिलाफ एक और बड़ा आर्थिक कदम उठाने जा रहा है। यह कदम चांदी से जुड़ा हुआ है। इसे जानने के बाद आप कहेंगे 2026 में चीन की चांदी होने वाली है और अमेरिका का दम निकलने वाला है। चीन की जिनपिंग सरकार ने सिल्वर यानी चांदी के निर्यात पर सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले निर्देशों के तहत अब चीन की कंपनियां सीमित मात्रा में ही चांदी को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेच पाएंगी। यहां आपको जानना चाहिए कि इस वक्त चीन ही दुनिया में चांदी का सबसे बड़ा सप्लायर है। दरअसल चांदी का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर और सेंसर्स बनाने के लिए किया जाता है। अगर चीन से चांदी का निर्यात कम होगा तो अमेरिका में सेमीकंडक्टर, बिजली के उपकरण और यहां तक कि हथियारों के निर्माण पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की अधिकतर कंपनियां औद्योगिक इस्तेमाल के लिए चांदी की सप्लाई को लेकर चीन पर ही निर्भर है। डीएनए मित्रों, पहले रेयर अर्थ खनिज और अब चांदी। चीन ने हर आर्थिक प्रहार का सबसे बड़ा जो असर है वो अमेरिका पर ही पड़ता नजर आ रहा है। अमेरिका को लेकर शी जिनपिंग क्या सोचते हैं, ये समझने के लिए आपको जिनपिंग का 4 साल पुराना बयान बेहद गौर से देखना चाहिए। अप्रैल 2021 में एक भाषण के दौरान जिनपिंग ने कहा था, द वर्ल्ड नीड्स जस्टिस नॉट हेगेमनी, यानी संसार को अमेरिकी दबदबे की नहीं बल्कि न्याय संगत नीतियों की जरूरत है। इससे पता चलता है कि जिनपिंग आज से नहीं बल्कि दशकों से अमेरिका की साम्यवादी नीतियों के विरोधी रहे हैं। डीएनए मित्रों, जिनपिंग के बाद अब हम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के न्यू ईयर कैलेंडर का विश्लेषण करने वाले हैं। साल 2025 के समाप्त होते होते रूस और यूक्रेन में जो हालात बने हैं उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि नया साल विकराल होने वाला है। पुतिन के घर पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद रूस के रेडियो स्टेशन पर प्रलय वाली प्ले लिस्ट अब बज रही है। हम आपको आज पुतिन की पर्सनल डायरी के वो पन्ने दिखाने वाले हैं जिसमें उन्होंने नए साल का फ्यूचर प्लान नोट करके रखा है। लेकिन सबसे पहले हम आपको वो म्यूजिक सुनाना चाहते हैं जो आज पुतिन सुन रहे हैं। आपको वो म्यूजिक सुनना चाहिए जो पूरा रूस इस वक्त सुन रहा है, क्योंकि इसी म्यूजिक में छिपा है पुतिन के जनवरी प्लान का राज।
डीएनए मित्रों, कल यानी 30 दिसंबर से रूस के रेडियो स्टेशंस पर यह म्यूजिक लगातार बज रहा है। आप ध्यान दीजिएगा इस म्यूजिक पे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस म्यूजिक के मायने क्या हैं? मित्रों, ये प्रलय वाली प्लेलिस्ट है। रूस के रेडियो स्टेशंस पर इस प्रलय वाली प्लेलिस्ट के प्रसारण के मायने क्या हैं, आपको पहले यह समझना चाहिए। 30 दिसंबर 2025 को रूस के डूम्सडे रेडियो UVB-76 पर अचानक स्वान लेक म्यूजिक बजने लगा। यह वो म्यूजिक है जो सोवियत युग में बड़े संकटों के समय बजाया जाता था, जैसे किसी बड़े लीडर की मौत या राजनीतिक उथल पुथल या फिर युद्ध का ऐलान होने पर। तो क्या यह मान लिया जाए कि इस म्यूजिक का मतलब जनवरी के महीने में यूक्रेन पर कोई निर्णायक हमला है? रूस की प्रलय वाली प्लेलिस्ट को राष्ट्रपति पुतिन के आधिकारिक आवास यानी वाल्दाई रेजिडेंस पर ड्रोन हमले से भी जोड़ा जा रहा है। माना जा रहा है कि पुतिन के आवास पर यूक्रेन ने जो ड्रोन हमला किया, उसके बाद रूस यूक्रेन पर बहुत बड़ा अटैक करने वाला है। और रूसी रेडियो स्टेशंस पर प्रलय वाली प्लेलिस्ट इसी तूफान के पहले का एक सन्नाटा है। डीएनए मित्रों, रूस में नए साल पर एक बहुत पुरानी परंपरा है। सांता क्लॉज की तरह ही डैड मॉरोज लोगों को तोहफे बांटते हैं, लेकिन नए साल पर रूस की सेना के लिए पुतिन ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, और यह तोहफा पुतिन के न्यू ईयर प्लान का एक हिस्सा भी है। डीएनए मित्रों, 2026 रूस के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर यानी बदलाव का साल माना जा रहा है। 2026 में रूस का नया बजट आने वाला है। रूस का 2026 का फेडरल बजट 44.1 ट्रिलियन रूबल यानी करीब $568 बिलियन के बराबर है। इस बजट का 40% यानी $225 बिलियन रक्षा बजट के तौर पर आवंटित किया जाएगा। यह सोवियत युग के बाद का सबसे बड़ा मिलिट्री बजट है। ऐसे में क्या मान लिया जाए कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ इस युद्ध को जारी रखने का मन बना चुके हैं? क्या यह मान लिया जाए कि नए साल पर पुतिन और आक्रामक और ज्यादा होने वाले हैं? क्या यह मान लिया जाए कि नए साल पर यूक्रेन के साथ साथ पुतिन पूरे यूरोप को इस जंग में एंगेज करने वाले हैं? डीएनए मित्रों, अगर पुतिन के फरवरी के कैलेंडर पर गौर करें तो यह महीना पूरी दुनिया को बहुत डरा रहा है, क्योंकि फरवरी के महीने में पुतिन की डायरी में एक लाल निशान लगा हुआ है। फरवरी में अमेरिका और रूस के बीच की न्यू स्टार्ट संधि समाप्त हो रही है, और माना जा रहा है इस संधि के समाप्त होने के बाद पुतिन नए परमाणु हथियारों के परीक्षण के लिए आजाद हो जाएंगे। इस संधि का टूटना यूक्रेन और अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए क्यों खतरे की घंटी है, उसे अब विस्तार से समझिए। अमेरिका और रूस ने साल 2010 में न्यू स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर किए, जो 2011 से लागू हुई। इस संधि का उद्देश्य परमाणु हथियारों की होड़ को रोकने और दोनों देशों के परमाणु शस्त्रागार को कम करना था। इसके तहत तैनात आईसीबीएम, एसएलबीएम और बम वर्षकों की संख्या 700 तक और कुल परमाणु हथियार 1550 तक सीमित किए गए। लेकिन यह संधि फरवरी 2026 में समाप्त हो रही है, जिससे पूरी दुनिया में न्यूक्लियर टेंशन अब चरम पर होगी। डीएनए मित्रों, पुतिन के नए साल का कैलेंडर ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है, क्योंकि ट्रंप के 2026 के कैलेंडर के पहले पन्ने पर रूस यूक्रेन युद्ध का ही चैप्टर है। मित्रों, नए साल में डोनाल्ड ट्रंप के सामने युद्ध विराम के अलावा और कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन सी नई योजनाएं हैं, अब हम उसका विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं। मित्रों, ट्रंप के लिए नए साल के कैलेंडर पर 4 एजेंडा सबसे ऊपर है, जिनमें पहला है रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम, दूसरा है वेनेजुएला पर कब्जा, तीसरा है ईरान में तख्ता पलट। लेकिन ट्रंप के कैलेंडर में जो सबसे अहम चैप्टर है वो है नोबेल शांति पुरस्कार का। अब हम एक एक करके ट्रंप के न्यू ईयर कैलेंडर के हर चैप्टर को विस्तार से समझाने वाले हैं। ट्रंप का 2026 का कैलेंडर सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर फोकस रहेगा। ट्रंप 4 साल से चले आ रहे इस युद्ध का क्विक फिक्स यानी सरल समाधान चाहते हैं, लेकिन ट्रंप की कोशिशें अभी तक असफल साबित हुई हैं, क्योंकि इस युद्ध विराम में दोनों पक्षों ने जो शर्तें रखी हैं वो काफी जटिल है। यूक्रेन ने ट्रंप से 15 साल की सिक्योरिटी गारंटी मांगी है। ट्रंप इस पर राजी हो गए, लेकिन रूस चाहता है कि अभी जिन इलाकों पर उसका कब्जा है वो बरकरार रहे, जिस पर ज़ेलेंस्की राजी नहीं है। ट्रंप की इस डील को पीस यानी शांति से ज्यादा पावर बैलेंस माना जा रहा है। यही वजह है कि युद्ध विराम नहीं हो पा रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध विराम की डील 95% तक हो गई है, लेकिन बाकी का 5% साल 2026 में उनका मुख्य एजेंडा होगा। जिस हिसाब से रूस और यूक्रेन के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है जब से रूस ने प्रलय वाली प्लेलिस्ट बजाई है, उसके बाद से ट्रंप के लिए भी
चुनौतियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि ट्रंप के लिए कोई भी नीति स्थायी नहीं है। ट्रंप अपने यू टर्न के लिए मशहूर हैं। नोबेल की चाह में वो क्या क्या करेंगे यह देखना महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत की नीति स्पष्ट है। यह नीति आर्थिक तरक्की, विश्व शांति और वर्ल्ड डिप्लोमेसी में अपनी मौजूदगी महत्वपूर्ण तरीके से परिभाषित करने की है। डीएनए मित्रों, पूरी दुनिया भारत को महाशक्ति के तौर पर देख रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत 2026 में दुनिया में अपनी और दमदार मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी में है। मित्रों, भारत का प्लान दुनिया में अपनी आर्थिक ताकत को और मजबूत करना है। इसकी शुरुआत 2025 के जाते जाते हो गई। भारत अब 4.18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए यह मुकाम हासिल कर लिया है। जनवरी 2026 में भारत का प्लान दुनिया के अर्थतंत्र में अपनी धाक को और मजबूत करने का है। इसीलिए 1 जनवरी 2026 यानी कल से ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का नया आर्थिक समझौता लागू हो रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया भारतीय निर्यात पर शून्य शुल्क लगाएगा। भारत और बहरीन के बीच जल्द ही व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत शुरू होगी। यूरोपीय यूनियन, पेरू, चिली और खाड़ी सहयोगी परिषद के साथ भी जनवरी 2026 में व्यापार समझौता हो सकता है। जनवरी 2026 में ही भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता होने की उम्मीद है। डीएनए मित्रों, भारत की नजर 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर है। तेज रफ्तार विकास को देखते हुए दुनिया के तमाम देश हमारे साथ व्यापारिक समझौते करना चाहते हैं। जनवरी 2026 में भारत का फोकस पूरी दुनिया में अपनी आर्थिक ताकत को मजबूत करने पर होगा। 2026 में भारत के कैलेंडर में वर्ल्ड डिप्लोमेसी में भी अपने कद को और मजबूत करने का प्लान है। इसके लिए भारत 2026 में 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन के जरिए उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत की भूमिका और ज्यादा मजबूत होगी। फरवरी के महीने में दिल्ली में होने वाली इंडिया एआई इंपैक्ट समिट से भारत की डिप्लोमेटिक पावर और ज्यादा मजबूत होगी। इस समिट में 50 से अधिक देशों के प्रमुख और 100 से ज्यादा देशों के टेक सीईओ शामिल होंगे। ग्लोबल साउथ में अपनी भूमिका को और मजबूत करने के लिए भारत 2026 में भारत इंडिया अफ्रीकी समिट की मेजबानी करेगा। इससे अफ्रीकी देशों में भारत की भूमिका और ज्यादा मजबूत होगी। 2026 में ही अमेरिका के मियामी में होने वाले G20 की बैठक में भारत शामिल होगा। यह भारत की बढ़ती ताकत का प्रमाण है। आर्थिक और डिप्लोमेटिक तौर पर दुनिया में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने के साथ ही 2026 में भारत के प्लान में अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करना भी शामिल है। इस मोर्चे पर क्वाड समिट में भारत की मौजूदगी अहम होगी। इस बैठक में इंडो पैसिफिक में सुरक्षा पर चर्चा होगी। 2026 में एयरफोर्स और मजबूत करने के लिए तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स की डिलीवरी पर फोकस होगा। रक्षा तैयारियों को और मजबूत करते हुए 2026 में एयर डिफेंस सिस्टम और उन्नत ड्रोन क्षमताओं से सेना को लैस करने का भी प्लान है। सैन्य ताकत को मजबूत करने के साथ ही घरेलू मोर्चे पर 2026 में भारत का प्लान तेज ग्रोथ के लिए आर्थिक सुधारों को और रफ्तार देने पर रहेगा। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अधिक मौके बनाने पर भी। महंगाई को 4% से नीचे रखने पर फोकस किया जाएगा। 2026 में बांग्लादेश, नेपाल में चुनाव होने हैं। दक्षिण एशिया में एक जिम्मेदार देश होने के नाते भारत की नजर इन चुनाव पर भी रहेगी। जाहिर है कि 2026 में दुनिया की नजर में भारत रहने वाला है। ये मित्रों, 2025 के आखिरी महीने में सबसे ज्यादा हलचल भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में रही। पिछले 20 दिन से वहां अराजकता के हालात हैं। इस अराजकता की शुरुआत इनकलाब मंच के कट्टरपंथी और भारत विरोधी नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद हुई। हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काया जाने लगा। हादी की हत्या के बाद हिंदुओं को निशाना बनाया जाने लगा। लेकिन हादी की हत्या को लेकर अब सबसे बड़ी सच्चाई सामने आई है। ऐसी सच्चाई जो आईएसआई, मोहम्मद यूनुस और जमाते इस्लामी के प्रोपोगंडा की पूरी पोल खोल रहा है। डीएनए मित्रों, सोशल मीडिया पर उस्मान हादी की हत्या के आरोपी फैसल करीम मसूद का एक वीडियो वायरल है। इस वीडियो को बांग्लादेश के पत्रकार भी शेयर कर रहे हैं। इस वायरल वीडियो के जरिए फैसल करीम मसूद ने दावा किया है कि उस्मान हादी की हत्या के पीछे मुनीर और यूनुस की जमात है। जमात यानी जमाते इस्लामी। खास बात यह कि फैसल ने यह वीडियो दुबई से जारी किया है। डीएनए मित्रों, दुबई से फैसल ने बताया है कि कैसे जमात ने हादी को मरवाया। जमात यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की कठपुतली। जमात यानी मोहम्मद यूनुस की चहेती पार्टी। जिस जमात को बांग्लादेश की सत्ता में लाने के लिए पाकिस्तान और मोहम्मद यूनुस दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फैसल के मुताबिक उसी ने हादी को मरवाया है। इस वीडियो के जारी होने के 24 घंटे के भीतर फैसल ने एक और वीडियो जारी किया।
इस वीडियो में भी फैजल ने जमात के खिलाफ अपने आरोपों को दोहराया है। फैजल ने यह भी स्वीकार किया कि हादी के साथ उसके करीबी संबंध थे। उसने हादी को राजनीतिक चंदा भी दिया था। इसके बदले हादी ने उसे सरकारी ठेका दिलाने का वादा किया था। डीएनए मित्रों, वैसे तो हत्या के आरोपी के बयान को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वो अपने बचाव में जरूर दलील देगा, लेकिन उस्मान हादी की हत्या से लेकर अब तक की कई घटनाएं ये साबित करती हैं कि पूरी साजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया। पिछले 20 दिन के घटनाक्रम पर गौर करें तो साफ होता है कि इस हत्या का मकसद भारत को बदनाम करना और भारत के खिलाफ झूठा नैरेटिव फैलाना था। डीएनए मित्रों, 11 दिसंबर को बांग्लादेश में चुनाव का ऐलान किया गया। उसके अगले ही दिन हादी पर फायरिंग की गई। सोचिए, चुनाव का ऐलान होते ही हादी की हत्या की जाती है। उसके बाद भारत विरोधी प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता है। डीएनए मित्रों, बांग्लादेश में बैठे भारत विरोधी तत्वों को यह मालूम था कि हादी भारत के खिलाफ बयानबाजी करता है। अगर उसकी हत्या होती है तो भारत पर आरोप लगाना आसान होगा। सबको इस थ्योरी पर यकीन हो जाएगा और ऐसा ही हुआ। हादी को गोली लगने की खबर फैलते ही बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए। ढाका में भारतीय उच्चायोग के बाहर पत्थरबाजी की गई। चटगांव में डिप्टी हाई कमीशन पर हमला किया गया। 18 दिसंबर को हादी की मौत के बाद तो हालात और बिगड़ गए। बांग्लादेश की सड़कों पर भारत विरोधी नारेबाजी शुरू कर दी गई। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाया जाने लगा। इन्हीं प्रदर्शनों की आड़ में ईश निंदा का आरोप लगाकर दीपू चंद दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बांग्लादेश के अखबारों और कलाकारों को निशाना बनाया जाने लगा। भारत पर आरोप लगाकर भारत विरोधी पार्टी जमाते इस्लामी को चुनाव के लिए और ज्यादा मजबूत कर दिया गया। लेकिन 3-4 दिनों के बाद ही उस्मान हादी के बड़े भाई उमर ने बांग्लादेश सरकार और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। ढाका में नेशनल म्यूजियम के बाहर इनकलाब मंच के कार्यक्रम के दौरान हादी के भाई उमर ने साफ तौर पर कहा कि हादी की हत्या के पीछे यूनुस सरकार है। उमर ने कहा कि हादी की हत्या इसलिए कराई गई ताकि 12 फरवरी को होने वाले चुनाव को टाला जा सके। हादी के भाई की इस गवाही के बाद भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए यूनुस ने दूसरी चाल चली। 28 दिसंबर को ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने दावा किया कि हादी पर फायरिंग कराने वाला आरोपी फैजल करीम मसूद भारत भाग गया है। ढाका पुलिस के अनुसार फैजल हालुआ घाट बॉर्डर के जरिए भारत में दाखिल हुआ और फिलहाल मेघालय में मौजूद है। यानी बांग्लादेश झूठ फैलाने लगा कि फैजल को भारत ने शरण दी है ताकि लोगों का गुस्सा भारत के खिलाफ भड़के। हालांकि ढाका पुलिस के इस दावे को भारत ने तुरंत खारिज किया। बीएसएफ ने कहा कि फैजल के सीमा पार करके भारत में प्रवेश करने का कोई भी सबूत नहीं है। अब दुबई से हादी की हत्या के आरोपी का वीडियो सामने आने से साफ हो गया कि भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए यह झूठ फैलाया गया। इस झूठ को फैलाने के पीछे यूनुस सरकार ही शामिल थी। डीएनए मित्रों, बिना किसी प्रमाण के बांग्लादेश ने भारत पर आरोप लगा दिए, लेकिन कहते हैं कि सच देर से ही सही पर सामने जरूर आता है। इस मामले में भी वही हुआ। सोचिए, दुष्प्रचार फैलाया गया कि हादी का हत्यारा भारत भाग गया, लेकिन सच्चाई सामने आई कि हादी का हत्यारा दुबई में। डीएनए मित्रों, अगर ये वीडियो फैजल ने भारत से जारी किया होता तो अब तक जमात और यूनुस से जुड़े लोग भारत के खिलाफ लोगों को और भड़का रहे होते, लेकिन दुबई का नाम सुनते ही जमात और यूनुस ने अब चुप्पी साध ली है। डीएनए मित्रों, सवाल यह भी है कि फैजल दुबई कैसे भाग गया। हादी की हत्या के बाद से ही बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियों की उस पर नजर है, लेकिन इसके बावजूद फैजल का दुबई भागना यूनुस सरकार के रवैये पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। कट्टरपंथी उस्मान हादी की हत्या और हत्यारों को लेकर बांग्लादेशी सरकार ने जो भारत पर आरोप लगाए थे वो अपराध की श्रेणी में आता है। हिंदुस्तान विरोधी अतिवादियों को खुश करने के लिए यूनुस सरकार ने घोर पाप किया, तो अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार अपने विशेष समर्थकों को प्रसन्न करने के लिए कुछ और ऐसा कर रही है। जिन्होंने अवैध कृत्य किया, जिनके अवैध कब्जे पर सिद्धारमैया सरकार ने पहले बुलडोजर चलाया, उन्हें संतुष्ट करने के लिए अब सरकार प्रायश्चित कर रही है। सरकारी जमीन को कब्जाने वालों को घर दे रही है। बीजेपी कह रही है कि अतिक्रमणकारियों में मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक थे, इसीलिए कांग्रेस की सरकार नतमस्तक है। सिद्धारमैया की सरकार एक हफ्ते में ही अपने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ 180 डिग्री पर खड़ी है। इसलिए आज हम कांग्रेस सरकार के अवैध प्रायश्चित का विश्लेषण करने वाले हैं। मित्रों, इसी महीने की 22 तारीख थी जब कर्नाटक की सरकार ने बुलडोजर चलाया। बेंगलुरु के येलाहंका के पास अवैध कब्जे हटाए गए। करीब 400 झुग्गियों को तोड़ दिया गया। कर्नाटक सरकार के इस बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठे। कांग्रेस के चरित्र के विपरीत बताया गया तो मुख्यमंत्री और उनके डिप्टी दोनों ने
कब्जे को अवैध कृत्य बताते हुए बुलडोजर की कार्रवाई के पीछे कई तर्क भी दिए थे, लेकिन अचानक ही सरकार को ब्रह्म ज्ञान मिला। अब वो आत्मग्लानि में है। मुख्यमंत्री ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर पाप निवारण करने की घोषणा कर दी। अपने ही बुलडोजर फैसले से व्यथित सिद्धारमैया सरकार ने जमीन पर अवैध अतिक्रमण करने वालों को बना बनाया घर देने का अब ऐलान कर दिया है। जिस कोगिलू इलाके में अतिक्रमण हटाया गया था, उसे मात्र 7 किलोमीटर दूर वयप्पन हल्ली में अतिक्रमणकारियों को अब घर दिया जा रहा है। 11,20,000 रुपए का घर, जिसे सरकार सामान्य वर्ग के अतिक्रमणकारियों को मात्र अब 3.5 लाख रुपए में दे रही है। ये 3.5 लाख रुपए भी लोन करके दिए जा रहे हैं, मतलब एक पैसा भी नहीं देना है और 1 जनवरी से बने बनाए घर में अब इन अतिक्रमणकारियों को शिफ्ट भी हो जाना है। सोचिए, सिद्धारमैया को मिला ब्रह्म ज्ञान कितनी तीव्रता के साथ प्रभावी हो रहा है। सरकार ने जिस तरह और जिन लोगों को त्वरित मकान वितरण किया है, उसका अब लोग विरोध कर रहे हैं। पूछ रहे हैं, क्या कोई मैसूर प्लेस के बाहर सरकारी जमीन पर अवैध घर बना लेगा तो उसे भी पक्का मकान मिल जाएगा? क्या कोई हाईकोर्ट या फिर विधानसभा के बाहर रात में झुग्गी खड़ी कर देगा तो उसे भी सुबह तक घर मिल सकता है? ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगे प्रतिकार के बीच सरकार ने अतिक्रमणकारियों को घर देने का निर्णय क्यों लिया, अब हम आपको वो बताते हैं। डीएनए मित्रों, 22 दिसंबर को बुलडोजर चला। पहला विरोध तो यह हुआ कि कांग्रेस योगी मॉडल लागू कर रही है। दूसरा, केरल की सरकार ने कहा कि जिन लोगों के घर तोड़े गए उनमें ज्यादातर मुसलमान हैं। एक तो मुसलमान, ऊपर से केरल सरकार का इल्जाम, कांग्रेस के अंदर से ही आवाजें उठने लगी। कांग्रेस के महासचिव और सबसे शक्तिशाली कांग्रेसी नेताओं में से एक केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, जिसका सारांश यह था कि इस बुलडोजर एक्शन में कांग्रेस बहुत चिंतित है। जिनके घर टूटे उन्हें क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। दिल्ली दरबार से संदेश जाने के बाद सिद्धारमैया को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें यह एहसास हो गया कि विशेष समुदाय के अवैध कब्जों को तोड़कर उन्होंने पाप किया है। इसीलिए आवास और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमीर अहमद खान के साथ मिलकर सिद्धारमैया ने अवैध अतिक्रमणकारियों को नए साल पर गृह प्रवेश कराने का फैसला ले लिया। डीएनए मित्रों, जैसे ही सिद्धारमैया अवैध प्रायश्चित का फैसला लिया उन्होंने, वैसे ही बीजेपी ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। आरोप लगाया कि रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को भी गृह प्रवेश कराया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि वसीम नाम के जिस शख्स ने यह झुग्गी कॉलोनी बसाई थी वो बदमाश है, वो 100% बांग्लादेशी है। इस पर सरकार ने स्पष्ट किया कि सिर्फ उन्हें ही घर दिया जा रहा है जो कर्नाटक के रहने वाले हैं। डीएनए मित्रों, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मानवीय दृष्टिकोण से पुनर्वास किया जा सकता है, लेकिन बुलडोजर चलाकर आत्मग्लानि से भले सिद्धारमैया के इस अवैध प्रायश्चित के पीछे 100% तुष्टीकरण वाली राजनीति ही दिखाई देती है। कर्नाटक में करीब 1 करोड़ मुस्लिम आबादी है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 14 से 15% है। पिछले कई विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वहां पर मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस के लिए एक मुश्त वोट दिया है। दूसरी बड़ी बात यह कि कर्नाटक से सटे केरल में तो 30% तक मुस्लिम आबादी है। वहां पर मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का गठबंधन है। केरल में अभी चुनाव होने हैं, इसीलिए अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करके अपने वोट बैंक को नाराज नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह है कि प्रायश्चित करके सिद्धारमैया ने मुसलमानों को यह संदेश दे दिया कि उनको वोट बैंक की फिक्र है। वैसे भी मुस्लिम वोट बैंक के गरज परस्त नेताओं के तौर पर विख्यात सिद्धारमैया अपने वोट बैंक को प्रसन्न करने वाले पहले भी कई ऐसे निर्णय ले चुके हैं। मुस्लिमों के लिए पब्लिक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स में 4% आरक्षण की व्यवस्था की। आवास परियोजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए कोटा 15% तक बढ़ाया। मुस्लिम कॉलोनियों के विकास के लिए 398 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया। इसके अलावा मुस्लिमों को ओबीसी सूची में शामिल करने का भी समर्थन किया। ये आंकड़े बताते हैं कि सिद्धारमैया के लिए मुस्लिम वोट बैंक कितना महत्वपूर्ण है। यह अलग बात है कि उत्साह में आकर उन्होंने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जरूर कर दी, लेकिन जैसे ही दिल्ली दरबार से आकाशवाणी हुई, वैसे ही उन्होंने ब्रह्म ज्ञान जो था उसको अपने अंदर आत्मसात किया और अब अपने वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए अवैध प्रायश्चित के तौर पर सरकारी जमीन कब्जाने वालों का गृह प्रवेश करवा रहे हैं। डीएनए मित्रों, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने तो योगी मॉडल से प्रेरणा लेकर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया और बताइए अब प्रायश्चित कर रहे हैं। लेकिन योगी के लिए बुलडोजर मॉडल प्रायश्चित नहीं है, न्याय है। योगी के बुलडोजर और बुलेट दोनों अस्त्र उत्तर प्रदेश में पूरे साल नॉन स्टॉप चलते रहे। इससे पहले कि हम योगी आदित्यनाथ के 2026 वाले कैलेंडर का विश्लेषण करें, पहले 2025 की फाइनल रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। जब हम कानून व्यवस्था के मोर्चे पर योगी फोर्स के प्लान का विश्लेषण कर रहे हैं तो एक आंकड़ा आपको जरूर देखना चाहिए।
साल के आखिरी दिन योगी फोर्स ने यह आंकड़ा जारी किया। इसके मुताबिक मार्च 2017 यानी योगी के मुख्यमंत्री बनने से पहले अब तक 266 अपराधी एनकाउंटर के दौरान यूपी पुलिस के हाथों मारे गए। इस दौरान 10,990 अपराधी एनकाउंटर में घायल हुए हैं। कुल मिलाकर 22,306 इनामी अपराधियों को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अपराधियों की 145 अरब से ज्यादा की जो संपत्ति है उनको जब्त किया गया है। डीएनए मित्रों, समय बीतने के साथ अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स की कार्रवाई में भी तेजी आई है। 2025 के आंकड़े से यह साफ होता है कि 2025 में सबसे ज्यादा 48 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए, जबकि 2025 में 3,154 अपराधी पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हुए। यानी 2025 का साल यूपी में अपराधियों के लिए काल साबित हुआ। समय बीतने के साथ योगी फोर्स ने अपराधियों के खिलाफ एक्शन भी बढ़ाया है। 2025 के आंकड़े के आधार पर कहा जा सकता है कि 2026 में भी अपराधियों को किसी तरीके की ढील नहीं मिलने वाली है। 2026 में कानून व्यवस्था के मोर्चे की बात करें तो योगी फोर्स का अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। योगी फोर्स 2026 में छोटे अपराधियों का भी हिसाब किताब करेगी। गली मोहल्ले में अपराध करने वाले अपराधी भी अब नहीं छूटेंगे। माफिया पर बुलडोजर एक्शन बढ़ेगा। बड़े माफिया को मिट्टी में मिलाने के बाद छोटे माफियाओं का भी अब वही हाल होगा। सुरक्षा पर लेडी सिंघम का ट्रेलर है। अब जिले जिले में लेडी सिंघम का एनकाउंटर्स भी देखने को मिलेगा। घुसपैठ के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। 2026 में घुसपैठिया मुक्त उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। डीएनए मित्रों, 2026 के लिए योगी के कैलेंडर में सुरक्षा के साथ साथ सनातन का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। राम जन्मभूमि पर मंदिर की स्थापना हो चुकी है। अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है। इसका संकेत भी योगी दे चुके हैं। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहां बहुत कुछ हो गया होता। 2026 में योगी के सनातन कैलेंडर में कृष्ण जन्मभूमि की स्वतंत्रता एक अहम मुद्दा है। हाईकोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े केस की अहम सुनवाई 30 जनवरी 2026 को होनी है। सीएम योगी के सनातन कैलेंडर में जनवरी का महीना खास है। मित्रों, 2026 की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश फिर सनातन संस्कृति की परंपरा को जीवंत करेगा। प्रयागराज में 3 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत हो रही है। इस आयोजन में देश भर के सनातन धर्मियों का सत्कार उत्तर प्रदेश करेगा। संगम तट पर लगने वाले इस मिनी कुंभ में 15 करोड़ सनातनियों के शामिल होने की उम्मीद है। डीएनए मित्रों, इसके अलावा आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सनातन कॉरिडोर भी उनके कैलेंडर में है। इसके तहत यूपी के प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ा जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अन्य तीर्थ स्थलों को जोड़कर यूपी में सनातनी कॉरिडोर बनाने का प्लान है। इससे सनातन संस्कृति के प्रचार के साथ ही वैश्विक नक्शे पर उत्तर प्रदेश सनातन का केंद्र बनकर उभरेगा। 2026 में अयोध्या, काशी, मथुरा समेत दूसरे धार्मिक शहरों में धार्मिक आयोजनों के जरिए वैश्विक स्तर पर सनातन को प्रमोट किया जाएगा। साथ ही सनातन मूल्यों को समाज में मजबूत करना भी सीएम योगी के सनातन कैलेंडर का हिस्सा है। 2026 में सीएम योगी के सनातनी कैलेंडर में संभल के हरिहर मंदिर का मुद्दा भी शामिल है। शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर वाले विवाद में सर्वे के बाद कोर्ट में सुनवाई चल रही है। डीएनए मित्रों, सनातन और सुरक्षा के अलावा बुनियादी ढांचे को लेकर भी यूपी के लिए नया साल ऐतिहासिक साबित होने वाला है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी और खेल सुविधाओं के क्षेत्र में कई मेगा प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे। 2026 के लिए आपको यूपी की कुछ प्रमुख परियोजनाओं के बारे में भी अब जानना चाहिए। इसमें सबसे पहले है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जनवरी में नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन हो सकता है। साथ ही जनवरी में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लंबा गंगा एक्सप्रेसवे भी शुरू हो सकता है। 2026 में कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा आसान हो जाएगी। देश का दूसरा सबसे लंबा एलिवेटेड पुल प्रयागराज में शुरू होगा। वाराणसी में भगवान शिव की थीम वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम शुरू हो जाएगा। लखनऊ में मेट्रो के दूसरे फेज का शिलान्यास होगा और लखनऊ में देश की पहली एआई सिटी का काम भी तेजी से स्पीड पकड़ेगा। यानी मित्रों, रोजगार के मोर्चे पर भी योगी सरकार ने 2026 के लिए बड़ी तैयारी की है। 2026 में 1.5 लाख सरकारी नौकरियां देने की योजना तैयार की गई है। इनमें पुलिस और शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा भर्तियां होंगी। आज ही यूपी पुलिस ने 32,689 पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस तरह 10 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य पूरा हो सकेगा, जो यूपी के इतिहास में पहली बार होगा। यानी एक तरफ युवाओं को रोजगार मिलेगा और दूसरी तरफ नई भर्ती से पुलिस और शिक्षा विभाग को मजबूती मिलेगी।
कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और रोजगार योगी के 2026 के प्लान में सबसे आगे रहने वाले हैं। डीएनए मित्रों, 2025 का साल काले धन के कुबेरों पर कार्रवाई का साल भी रहा। आज 2025 के आखिरी दिन भी काले धन के नए कुबेर पर एक्शन हुआ। इस कुबेर के बारे में जानकारी देने से पहले इसके ठिकाने से बरामद काली कमाई की तस्वीरें आप देख लीजिए। देखिए और समझिए कि इन धन कुबेरों के खजाने में कितनी लक्ष्मी कैद है। टेबल पर 500 के नोट के बंडल रखे हुए हैं। नोट कितने होंगे इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि यहां नोट गिनने के लिए मशीन लगाई गई है। देखिए कोने में रखी इस मशीन से नोटों की गिनती हो रही है। यहां जितना कैश पड़ा है उतना बैंकों की ब्रांच में होता है। काले धन के कुबेर के खजाने में सिर्फ नोटों की गड्डी नहीं मिली, सोने, चांदी और हीरे के आभूषण भी निकले। इस वक्त आप स्क्रीन पर गहनों की तस्वीरें देख रहे हैं। बहुत करीने से डिब्बे में पैक इन बहुमूल्य आभूषणों को अब रखा गया है। छापेमारी की यह कार्रवाई ईडी ने की और जिस पर यह एक्शन हुआ उसका नाम इंद्रजीत सिंह यादव है। दिल्ली, गुरुग्राम और रोहतक में इंद्रजीत के 10 ठिकानों पर 26 और 27 दिसंबर को ईडी ने छापेमारी की। 30 दिसंबर को इंद्रजीत के दिल्ली के एक और ठिकाने पर छापेमारी हुई और आज रकम की तस्वीरें सामने आई। अब सुनिए छापेमारी में क्या क्या मिला। 5 करोड़ 12 लाख रुपए कैश मिले, करीब 8 करोड़ 80 लाख रुपए के जेवरात मिले। छापेमारी में कुल मिलाकर 50 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। सोचिए, अभी जांच शुरू हुई है, शुरुआती जांच में ही 50 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई। अब आपके मन में यह प्रश्न भी होगा कि आखिर ये इंद्रजीत सिंह यादव कौन है जिसके ठिकानों से 50 करोड़ की संपत्ति बरामद हुई है। इसका कारोबार क्या है, इसके पास इतना पैसा कहां से आया, अब हम आपको यह बताते हैं। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक इंद्रजीत यादव हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर है। वो फिलहाल देश से फरार है। उस पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 15 से ज्यादा एफआईआर दर्ज है। इंद्रजीत यादव पर अवैध वसूली, जबरन लोन सेटलमेंट, हथियारों के दम पर धमकी देना, गैर कानूनी गतिविधियों से कमीशन कमाने का आरोप है। इस बदमाश पर काले धन को सफेद करने का भी आरोप है। यानी मित्रों, ईडी ने अब इंद्रजीत यादव गैंग की कमर तोड़ने के लिए एक्शन शुरू किया है। इंद्रजीत के गैंग में शामिल दूसरे बदमाशों पर भी एजेंसियों की नजर है। जल्द ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। डीएनए मित्रों, अब विश्लेषण के आखिरी पड़ाव में हमें आपकी पसंद का कैलेंडर अब हम आपको दिखाना चाहते हैं। वर्ष 2026 में आपका डीएनए कैसा होगा ये भी आपको जानना चाहिए। भारत प्रथम की सोच का प्रतिबिंब आपका प्रिय शो डीएनए 2026 में भी दिखेगा। हम आपको राष्ट्रवाद, भारत की प्रगति और चुनौतियों से जुड़े मुद्दे और सवालों से अपडेट करते रहेंगे। 2026 में भी हम भारत में विभाजनकारी सोच के खिलाफ आपको सचेत करने के लिए आवाज उठाते रहेंगे। देश को बांटने वाली कट्टरपंथियों की प्रदूषित और जहरीली सोच से हम सवाल पूछकर उनकी वैचारिक मरम्मत करते रहेंगे। सनातन संस्कृति और सनातनियों की समृद्धि के बारे में विस्तार से आपको बताते रहेंगे। मित्रों, हम सभी के जीवन पर प्रभाव डालने वाली नीतियों और राजनीति की खबरों का विस्तार से विश्लेषण 2026 में भी आपको दिखाते रहेंगे। 2026 में हम आपको इंटरनेशनल रिलेशन और जियो पॉलिटिक्स से अपडेट करते रहेंगे। 2026 में डीएनए के कैलेंडर में सामाजिक और जनहित के मुद्दे सर्वोपरि होंगे। डीएनए में अब आज का संदेश, किसी को किसी से कम ना आंकिए। देखिए दिनों ने मिलकर कैसे साल बदल डाला। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में अब आपसे हमारी मुलाकात नए साल में होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। आपको एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।